सूरजपुर में एक बड़ा ही मशहूर बाबा था जिसका नाम कामदेव था। बाबा एक छोटा सा भवन बनाकर उसमें दिन भर रहते थे। वो तंत्र मंत्र जादू टोना किया करता था और शाम होते ही अपने घर चले जाया करता था। बाबा की 3 विधवा बहुएं थी। बड़ी बहू सुनीता, छोटी बहू कोमल और सबसे छोटी बहू अनीता। बेटे की मौत के बाद कामदेव घर खर्चे चलाने के लिए ढोंग का रास्ता अपना लिया था। ऐसे ही रात को कामदेव बहुत सारे पैसे लेकर घर आता है और अपनी बड़ी बहू से कहता है, सुनीता बहू कहाँ है तू? ये देख, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। आज मेरा मन बहुत खुश है। आज बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक आए थे मेरे पास। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे पास रोज आज के मुकाबले जितने ग्राहक आए थे उसके 2 गुने ग्राहक आए। तभी वहाँ तीनों बहुएं आ जाती है। बाबा की तीनों बहुएं बहुत भोली और सीधी सादी थी। वो चाहती थी कि घर में मेहनत के पैसे आए, ना कि ऐसे ढोंग करके। तभी बड़ी बहू सुनीता बाबा से कहती है, पिताजी, आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे लोगों को ठग कर अपनी जरूरतों को पूरा करना कहाँ तक ठीक है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये काम बंद कर दो। ईमानदारी और मेहनत से कमा कर खाना ही इंसानियत होती है, और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर आखिर कब तक हम इस दुनिया में रह पाएंगे। मैंने तुम तीनों को कितनी बार कहा है कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, घर संभालना और खाना बनाना। घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया है उन सब की देखरेख करना, उन्हें समय से ले आना। बाकी मैं किस तरह से कमाता हूँ और कैसे पैसे लेकर घर में आता हूँ, तुम तीनों में से किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। पिताजी, हम जानते हैं कि आपके सिर पर हम तीनों बहुओं की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते को अपनाएंगे और इस तरह से मासूम और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाएं। आखिर वो गरीब लोग भी तो कहीं न कहीं से पैसे कमा कर ही लाते होंगे, और मेहनत की कमाई होती है उनकी भी। इस तरह से आप हराम की कमाई आखिर कब तक कमा लेंगे पिताजी? जबान संभाल कर बात करो कोमल बहू। मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाता। उन लोगों की जरूरत होती है तभी वो लोग मेरे पास आते हैं, और अगर किसी को मेरी तंत्र विद्या शक्ति से कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? पिताजी, तंत्र विद्या शक्ति से ना कुछ भी नहीं होता। आपका ढोंग पूरे गांव में फैला हुआ है और लोगों की आंखों के ऊपर आपके ढोंग पने की पट्टी बंधी हुई है। अब चाहे लोग बेवकूफ हो या फिर मैं ढोंगी हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो कि मुझे कैसे और क्या करना है। तुम तीनों में से किसी को भी इस मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। बाबा चाहता था कि उसकी बहुएं कहीं बाहर ना जाए, घर में रहकर उसके घर को संभाले। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुनीता की सहेली मोनिका उसे फोन करती है और उससे कहती है, यार सुनीता, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है और जहाँ भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उनका इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मेरे घर में जादू टोना कर दिया है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू अपने ससुर को बोलना एक बार मेरे घर के लिए कोई तंत्र विद्या या शक्ति से जादू टोना कर दे, ताकि मेरे घर में ना सब कुछ अच्छे से चलने लग जाए, मेरे पति की भी जॉब लग जाए। और बाकी इस बारे में अगर तेरे ससुर जी जितना भी पैसा मांगेंगे ना, उतने पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको दे दूंगी। यार मोनिका, मैं तो फिर भी एक छोटे से गांव में रहती हूँ और तू शहर में रहती है, फिर भी तू इन सारी चीजों में विश्वास करती है। अरे अगर तंत्र विद्या शक्ति से अगर किसी की जॉब लग जाती ना, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ ये जादू टोना और ये तंत्र विद्या शक्ति से ही एग्जाम क्लियर हो जाते और लोग आज ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे होते। तू कहना क्या चाहती है सुनीता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ससुर जी 1 नंबर के ढोंगी हैं। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे निकलवाते हैं। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि मेरे ससुर जी के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। सुनीता और मोनिका की सारी बातें कामदेव बाबा सुन लेते हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सुनीता को सुनाते हुए उससे कहता है, अच्छा, तो अब तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लग गई हो। अरे मुझे ऐसी ग्राहक की जरूरत होती है। अरे जब किसी को जरूरत होती है ना, तो वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है, और तू मेरे ग्राहक को मेरे खिलाफ भड़का रही है। पिताजी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, वरना मैं सबको आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगी? ठीक है, मैं ये बाबा बनने वाला काम अब बंद कर रहा हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना। अब तुम तीनों बहुएं खुद पैसे कमा कर लाओ।
कहाँ से क्या करोगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, घर में रहूंगा अब मैं। तुम तीनों जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। ठीक है, हम तीनों आपको ये साबित करके ही रहेंगे कि गलत रास्ता चुनकर ही पैसे नहीं कमाए जाते, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से भी पैसे कमाए जाते हैं। इतना बोलकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और अब ढोंगी बाबा अपने भवन पर जाना बंद कर देता है। ऐसे ही सुनीता अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर काम ढूंढने की तैयारियों में लग जाती है। तीनों यहाँ वहाँ काम ढूंढते हैं, लेकिन उन तीनों को कहीं भी काम नहीं मिलता। बेचारी तीनों हताश और परेशान होकर घर वापस आते हैं, जिस पर सुनीता के ससुर जी उनका मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ, काम नहीं मिला क्या? अरे तुम तीनों बहुत भोली हो। तुम्हें अभी नहीं पता कि समाज में ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाने में अगर लग जाए तो जिंदगी गुजर जाती है पैसे कमाने में। इसलिए दूसरा रास्ता अपनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ और पैसे कमाओ। हमने अभी तक हार नहीं मानी, और जिस दिन हम तीनों ने हार मान ली ना, उस दिन हम तीनों आपके साथ आपके इस काम में साथ देंगे आपका। ऐसे ही तीनों फिर से मिलकर अगली सुबह काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तभी कोमल को बहुत जोर से भूख लगती है और वो सुनीता से कहती है, दीदी मुझे तो बहुत भूख लग रही है और घर भी काफी दूर है, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और ये पास के ढाबे से मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। सुनीता, कोमल, अनीता तीनों मिलकर पास के ढाबे पर जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही कोमल खाना खाती है, वो सुनीता से कहती है, अरे दीदी ये ढाबे वाले का खाना कितना बेस्वाद है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो आप ही बना लेते हो। मेरा तो दिल कर रहा है इस ढाबे वाले को बोलो कि भाई तू ये काम मत बंद कर दे, मेरी दीदी रख ले काम पर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है कोमल, क्यों ना हम तीनों मिलकर अपना काम शुरू करें। वैसे भी सब कहते हैं कि मैं खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ, क्यों ना हम तीनों मिलकर यही काम करते हैं। इस तरह से तीनों मिलकर अगले दिन अपने लिए ढाबा खोलने का एक बढ़िया सी जगह देख कर आती हैं और वहाँ पर तीनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबा खोलती हैं, जहाँ पर आपस में मिलजुल कर वो खाना बनाती हैं और बहुत ही कम दाम में खाना बेचना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब उनकी बहुत ज्यादा अच्छी आमदनी होती है, तो वो सारे पैसे अपने ससुर जी को देती है और कहती है, पिताजी जितने पैसे आप कमा कर लाए थे उतने ही पैसे मैं भी कमा कर लाई हूँ, लेकिन आपके काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को ठग कर पैसे कमाते थे और मैं यहाँ मेहनत करके पैसे कमा कर लाई हूँ। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। परेशान हुई थी, हताश हुई थी मैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बाबा को खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है और अब वो तीनों बहुओं से माफी मांगता है और जिसके बाद अब बाबा भी मिलकर अपनी तीनों बहुओं के साथ ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो सभी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अंजू देवी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू अनीता और छोटी बहू बबीता। बबीता बहुत ही ज्यादा काली थी, जिस कारण उसके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वही अनीता, जो कि बबीता का खूब मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बबीता शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही होती है। तभी वहाँ अनीता आती है और अनीता उसका मजाक बनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, कैसी किस्मत है इस आईने की जो इस काली छाया को इसे निहारना पड़ रहा है। अरे ओ महारानी, तुमको ना मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हें खुद काला मेकअप करके भेजा है जो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। अब चाहे उसके ऊपर तुम जितना मर्जी उतना पेंट कर लो या पुट्टी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपका लाख लाख शुक्रिया दीदी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, कोई काला तो कोई गोरा। तो भगवान ने मुझे काला बनाकर भेजा है तो उसमें कोई अलग सी बात तो है नहीं। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले हैं, लेकिन फिर भी उनको इस दुनिया में रहने का हक है, क्योंकि भगवान ने उन्हें इस दुनिया में भेजा है। तो कोई इंसान उनके रंग को लेकर बोलने वाला कौन होता है? मैं तुम्हारी जेठानी। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए आई थी कि माँ जी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। हाँ, तो अब साधारण रूप से इतनी सी बात कहकर यहाँ से जा सकती थी। अब क्या करूँ, तेरी शक्ल और तेरा रंग देखकर ना बोलना ही पड़ता है। बबीता बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजू देवी बबीता से कहती है, अरे कर लो माई, शाम की खाने की तैयारी कर ले।
माँ जी, मैं भी आपके घर की बहू हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ, फिर मेरे रंग को लेकर इतना भेदभाव क्यों? तू हमारे घर के हिस्से में शामिल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग तेरी तरह काले नहीं है। वो तो मेरे बेटे को तुझ जैसी काली माता से प्यार हो गया। कहते हैं ना, दिल लगाए गधी से तो परी क्या चीज है। माँ जी, अगर आपकी खुद की कोई संतान काली पैदा होती तो क्या आप उसे भी ऐसे ही रखती? देख, मेरे घर में सारे गोरे, तो मेरे घर में काली संतान पैदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तेरी बात बताऊं तो तेरी माँ भी काली, तेरा बाप भी काला, तो तू कहाँ से गोरी पैदा होती? तेरी काली माँ तुझे पैदा करके इस दुनिया से रवाना हो गई। कम से कम मेरी माँ को तो कुछ मत बोलिए। इतना बोलकर बबीता किचन में काम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं अनीता और अंजू दोनों मिलकर कमरे में बैठकर टीवी सीरियल देख रही होती है। ये सब देखकर बबीता को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब बबीता का पति अर्जुन घर आता है तो बबीता उससे शिकायतें करते हुए उससे बोलती है, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? हमेशा मुझे मेरे रंग के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया करते हैं, घर के सारे काम करती हूँ, सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हूँ। उसके बाद भी ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जिस कारण लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मैं ससुराल में सबको प्यार देना चाहती हूँ, सबको अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे अपना नहीं बनाना चाहते। अब मुझे खुद के रंग से अजीब लगने लगा है। अब तो मुझे खुद के रंग से ही घिनाने लगे हैं। देखो, ऐसा मत सोचो, मैंने तुम्हारे रंग से प्यार नहीं किया, बल्कि तुमसे प्यार किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले तुम्हारे रंग को लेकर क्या बोलते हैं और क्या नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो, और न ही जेठानी जी को। वो दोनों मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। साथ ही अकेले ही मैं घर का सारा काम करती हूँ, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं। थोड़ा सा समय लगेगा, ये लोग भी तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे लिए कुछ खाने को ला दे यार, बहुत भूख लग रही है। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, कल ही निकलना पड़ेगा। अर्जुन अगली सुबह काम के सिलसिले से कहीं बाहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अंजू देवी के घर उनके ही किसी पड़ोस के यहाँ से एक पार्टी का इनविटेशन आता है। सभी लोग पार्टी में जाने को तैयार हो रहे थे। तभी बबीता भी वहाँ आती है और वो भी पार्टी में जाने के लिए अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं भी चलूं क्या? आप लोग जा रहे तो फिर मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? पहले अपना रंग देख के आ, उसके बाद पार्टी में जाने की बात करियो। तेरा रंग देखकर ना लोग पार्टी एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि तुझे एंजॉय करने लग जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम घर के अंदर रहे। अब सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। बबीता रोते हुए छत पर जाती है और बहुत सारी शिकायतें करते हुए भगवान से गुहारें लगाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली जाती है? ये लोग मुझे मेरे रंग के लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। मेरे साथ कोई परिवार जैसा व्यवहार नहीं करता इस घर में। तभी वहाँ बबीता की गुजरी हुई माँ की आत्मा आती है और वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं यहाँ तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। जिन लोगों ने तुझे तेरे काले रंग के लिए आए दिन ताना दिया, तेरे रंग के साथ उन्होंने कभी तुझे स्वीकार नहीं किया। अभी बबीता की माँ अपनी कुछ शक्तियों से बबीता को एक लहंगा देती है और बबीता से कहती है, ये ले बेटा, जादुई लहंगा। इस लहंगे को पहनने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाओगी। अब तो समझ जाओ तुझे कैसे अपने ससुराल वालों को मजा चखाना है, ताकि वो लोग ये समझें कि इंसान को रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होना चाहिए। बाकी अब मैं चलती हूँ, अब तुझे खुद के लिए लड़ना होगा। तुम्हारा मकसद पूरा होते ही ये लहंगा अपने आप गायब हो जाएगा। बबीता की माँ इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। बबीता वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। वो तुरंत उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर अनीता और अंजू गए थे। बबीता के जाने के बाद सभी लोग बबीता को ही देखने लगते हैं और पूरे पार्टी में सबसे सुंदर और गोरी बबीता ही लग रही थी। ये देखकर अंजू और अनीता कहती हैं, ये कौन है? सबसे ज्यादा सुंदर तो यही नजर आ रही है यहाँ पर। वही तो माँ जी, खैर हमें क्या। थोड़ी देर बाद अंजू अनीता घर आ जाती हैं। जब दोनों की नजर बबीता के ऊपर जाती है तो वो दोनों हैरान हो जाती है कि बबीता अचानक से इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई। और बबीता के व्यवहार में भी बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई तू? कौन सा क्रीम पोत लिया तूने?
मुझसे बात करने के लिए ना बराबरी करके आओ। तुम दोनों से ज्यादा सुंदर और गोरा रंग है मेरा। मेरे आगे तो तुम दोनों बहुत काली नजर आ रही हो, इसलिए बराबरी करो, उसके बाद मुझसे बात करना। बबीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजू और अनीता दोनों हैरान हो जाती है। उन दोनों के मुंह से कुछ नहीं निकलता। ऐसे ही अगले दिन घर में बबीता खाना नहीं बनाती और खाना ना बना देखकर अंजू और अनीता दोनों गुस्सा करते हुए बबीता से कहती हैं, ओ महारानी, अब तू गोरी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर का काम नहीं करेगी। घर का काम कौन करेगा? खाना नहीं बना अभी तक। अब मैं आप दोनों से ज्यादा सुंदर हूँ और गोरी हो चुकी हूँ, इसलिए घर का कोई काम नहीं करूँगी। आप अपनी बड़ी बहू से काम करवा लो, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। अनीता बहू, जरा इधर आ। कल्लो माई तो बहुत ज्यादा गोरी हो चुकी है, अब घर का काम तो करेगी नहीं, कम से कम तू ही खाना बना कर दे दे मुझे। बस माँ जी, आप ये मत सोचिए कि ये काम नहीं करेगी तो मैं आपका बदले में सेवा सत्कार करूंगी। अरे मुझसे नहीं होता ये घर का काम, अपने लिए एक नौकरानी रख लो। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी अंजू भूखी खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी काली बबीता बहू ही उसके लिए अच्छी थी, जिसका हर समय वो ख्याल रखा करती थी। तभी वहाँ बबीता आती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, मुझे माफ करना। मुझे आपसे इस तरह से बात करनी पड़ रही है, लेकिन सच बताऊँ तो मैं आपको बस ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से मेरे साथ वैसा व्यवहार करती हैं, काले गोरे वाला, रंग भेद वाला, बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से साफ होना चाहिए। हाँ, वो तो तू सही बोल रही है। मुझे माफ कर दे। तू जैसी थी मुझे वैसी ही पसंद है। मुझे तेरा गोरा रंग नहीं चाहिए, बल्कि उसी काले रंग में तेरा व्यवहार चाहिए बेटा। तभी वहाँ अनीता आ जाती है। अनीता भी अपने सास से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। इस तरह से वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। पूर्णिमा की रात थी जिसमें चांद की रोशनी तेज चमक रही थी। उसी बीच भेड़िए की आवाज आ रही थी। भेड़िए की आवाज के साथ वहाँ पर एक चंदू नाम का आदमी नशे की हालत में गाना गाते हुए जा रहा था। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। आय हाय, क्या गाता हूँ मैं। चंदू गाना गा ही रहा था कि तभी चांद की रोशनी खूब तेज चमकती है और वो एक चांद 3 चांद में तब्दील हो जाते हैं। चंदू तीनों चांद को देखकर खुद से बोलता है, अरे चंदू, अभी तो मैं चांद को बादल में छिपा रहा था, अचानक से ये 3 कैसे हो गए? लगता है आज मैंने ज्यादा पी ली है, तो मुझे एक चांद की जगह 3 चांद दिखाई दे रहे हैं। चंदू इतना बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे एक धीमी सी आवाज आती है, चंदू, चंदू, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? चंदू उसकी आवाज सुनकर पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे उसको कोई नहीं दिखता। लगता है कि ये मेरा कोई वहम होगा, अगर कोई होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। इतना बोलकर चंदू एक बार फिर आगे की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे एक बार फिर आवाज आती है, चंदू, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। ये सब सुनकर चंदू फिर पीछे पलटकर देखता है कि तभी उसे हवा के झोंके में किसी के होने का एहसास होता है। चंदू अब थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए पूछता है, कौन है यहाँ पर? चंदू की ये बात सुनकर एक चांद हंसते हुए लाल हो जाता है और उससे बोलता है। उसके इतना कहते ही चंदू नजर उठाकर चांद की तरफ देखता है कि तभी उस 3 चांद में से तेज रोशनी निकलकर चंदू को आसमान में उड़ा देती है और एक चांद चंदू की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है और खून को खींचकर अपने अंदर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चांद चंदू की हड्डियां निकाल लेता है और तीसरा चांद चंदू की मांसपेशियों को खा जाता है। इस तरह चंदू की भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर चंदू की कटी हुई मुंडी की तरफ जाती है और उसकी मुंडी देखकर गांव के आदमियों में से भोला बोलता है, अरे शानू भैया, देखो ये तो चंदू की मुंडी लग रही है। हाँ भोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन चंदू को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी?
देखो तो, इसका तो शरीर है ही नहीं, केवल इसका सर ही नजर आ रहा है। अरे भैया चलो चलो यहाँ से भाग चलो, वरना कोई देख लेगा तो इसकी मौत का सारा इल्जाम हम दोनों के सर पर ही आएगा। हमें कोई देखे इससे पहले हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक बार फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। एक चांद में से 2 चांद और निकल जाते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। हा 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 हा, अरे बहन, आज भी पूर्णिमा की रात है। आज भी हम इंसानों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाएंगे और अपनी मौत का बदला लेंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। अपनी शक्ति बढ़ाकर हमें अपनी मौत का बदला तो लेना ही है। अरे बहनों, देखो तो, इस रास्ते से एक आदमी जा रहा है। हमारा शिकार हमारे पास आ गया है, इसीलिए हमें बातें छोड़कर शिकार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो तीनों भूतिया चांद उस आदमी को भी एक भयानक मौत दे देते हैं और इस तरह अब उस गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाशें मिलती हैं। कभी 1 लाश तो कभी 3-4 लाशें मिलती हैं। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, हमारे गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाश दिखाई देती है और आज फिर पूर्णिमा की रात है। आखिर ये कौन कर रहा है? हमें ये जानना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नजर में एक तांत्रिक है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे अपने गांव का हाल पूछते हैं। इतना कहकर गांव के कुछ लोग और मुखिया तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। ये सब सुनकर तांत्रिक उन भूतिया चांद का ध्यान लगाता है, जिससे तांत्रिक को ये पता चलता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है और तांत्रिक ये बात गांव वालों से बोलता है। वो कोई 1 या 2 भूतनियां नहीं, बल्कि 3 भूतनियां हैं और वो यहाँ किसी जंगल में नहीं बल्कि चांद में रहती हैं। वो तीनों भूतनियां चांद हैं और वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ही भयानक और शक्तिशाली हैं। इतना कहकर तांत्रिक उन तीनों भूतिया चांद के पास जाता है और हवन करता है। हवन कुंड का धुआं उड़कर उन तीनों चांदों तक पहुंचता है, जिससे वो तीनों भूतिया चांद बौखला जाती हैं। क्या हुआ तांत्रिक? आखिर तू हमारे नाम का हवन क्यों कर रहा है? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? तुम तीनों पूर्णिमा की रात को यहाँ पर लोगों को क्यों मारती हो? मुझे तुम सभी अपना अपना सच बता दो, और अगर तुमने अपना सच नहीं बताया तो आज मैं इस हवन कुंड के धुएं से तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तांत्रिक, ये हवन बंद कर दे, वरना हम तुझे मार देंगे। तांत्रिक भूतिया चांद की बात नहीं सुनता और अपनी पूजा जारी रखता है। धीरे धीरे धुआं उन चांद के पास पहुंचता है कि तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, कुछ साल पहले की बात है। हम अपनी सौतेली माँ के साथ पड़ोस वाले गांव में रहते थे। हमारी माँ हम तीनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। वो हमें इतना मारती थी कि हमारी हालत अधमरी हो जाती थी और इस तरह से हम तीनों बहनों ने वहाँ से भागने का प्लान किया। अगली रात हम लोग वहाँ से भाग भी गए। भागकर हम इस गांव में आए और यहाँ पर आकर अपना जीवन अच्छा व्यतीत करने लगे। हम लोगों ने इतनी कामयाबी पाली थी कि अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और जब ये बात उन्हें पता चली तो वो हमारे पास आई और आकर हमसे उन्होंने कहा, तुम तीनों बहनें अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी सौतेली माँ की धमकी सुनकर हम लोगों ने दौलत उनके नाम नहीं करी और इस तरह हमारी माँ ने हमें पूर्णिमा की रात कुछ गुंडों के द्वारा हम तीनों को चांद की रोशनी में मरवा दिया और इस तरह हम तीनों बहनों की मौत हो गई और हम तीनों की आत्मा एक चांद के रूप में तब्दील हो गई।
हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात यहाँ आते हैं और लोगों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। आज की रात हम अपनी माँ को मारकर यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर तांत्रिक उन भूतिया चांद से बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि तू अपनी माँ को मारकर यहाँ से चली जाएगी? तूने तो पहले ही इतने लोगों को मार दिया। तांत्रिक, एक आत्मा अपना वादा कभी नहीं तोड़ती और हम तीनों बहनों ने तुझसे वादा किया है कि हम तुझे और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, पर उससे पहले हम अपनी माँ को मारेंगे। उसके बाद ही हम मुक्त होंगे और इसमें तू हमारा साथ देगा। तू हमारी माँ को लेकर आ जिससे हम उसे मार सकें। तांत्रिक भूतिया चांद की बात मान जाता है और गांव के कुछ लोग चुड़ैलों के घर जाकर उसकी माँ को बहला फुसला कर लेकर आते हैं, जिसके बाद वो तीनों भूतिया चांद अपनी माँ को भयानक मौत दे देती है और हंसते हंसते वहाँ से मुक्त हो जाती है। इस तरह अब उस गांव में पूर्णिमा की रात को किसी की भी मौत नहीं होती।